मल्टीपल माइलोमा होता क्या है? एक किस्म की ब्लड कैंसर होती है। ये अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? ओल्ड एज के अंदर होता है ज्यादा। क्या ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या लाइफस्टाइल डिजीज है? मोस्टली कैंसर्स का रीजन तो मालूम नहीं है। सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? वर्ड है जिसको बोलते हैं क्रैब, CRAB, के ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा के किडनी फेलियर से आते हैं। हीमोग्लोबिन घटने से आदमी को सुस्ती होगी, फटीग होगी। डायग्नोसिस इतना लेट क्यों होता है और क्या हम इसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? देखिए, वो शायद उतना इजी नहीं है। वो एक डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले गए। क्या कुछ नई एडवांसमेंट्स आई हैं? लेकिन पिछले 20 वर्षों में 3 या 4 या 5 किस्म की ऐसी दवाइयां आ गई हैं तो 100 में से 98-99 लोगों की बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। क्रोनिक डिजीज है जो कभी नहीं ठीक हो सकती किसी रूप में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम कैंसर की अवेयरनेस पे एक लगातार सीरीज चला रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर के साथ, जो कि चेयरपर्सन है मेडिकल ऑन्कोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल में। हमारी कोशिश ये है कि कैंसर से जुड़े हुए हर उस पहलू को छुएं जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सके। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे माइलोमा की। तो सर, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, ठीक है विकास। आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है। जी। कैंसर के बारे में जानने की बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी थी, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए सर, ये मल्टीपल माइलोमा होता क्या है और ये दूसरे ब्लड कैंसर से कैसे अलग होता है? जी, मल्टीपल माइलोमा एक किस्म की ब्लड कैंसर होती है और हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो बोन मैरो से बनते हैं। जी। और बोन मैरो में तरह तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। और वाइट ब्लड सेल्स की भी बहुत टाइप्स होती है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स। जो मल्टीपल माइलोमा है वो ये जो प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में होते हैं उनके अंदर अगर डिवीजन स्टार्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, जो कि ना रुके किसी वजह से, अच्छा। जिसमें कि कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन जो प्लाज्मा सेल्स की बोन मैरो में होनी शुरू होती है तो वो मल्टीपल माइलोमा के अंदर तब्दील हो सकती है समय के साथ। तो ये बेसिकली इसको हम प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया या प्लाज्मा सेल्स का कैंसर बोलते हैं। प्लाज्मा सेल का कैंसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जैसे सर जनरली होता ही है कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे तरीके के जो कैंसर हैं, इनके बारे में लोगों ने बहुत सुना होता है। माइलोमा टर्म बहुत नया है लोगों के लिए। ये ऐसा क्यों है कि इसके बारे में लोग कम जानते हैं? इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? करेक्ट। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बीमारी का हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में क्या इंसिडेंस है। तो ब्रेस्ट कैंसर लगभग 2 लाख केसेस नए होते हैं हर साल इंडिया में। लंग कैंसर के लगभग 1 साल होते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो लगभग 50,000 की रेंज में हैं। तो एक तो इंसिडेंस कम है, नंबर 1। दूसरा, ये थोड़ा ओल्ड एज के अंदर होता है ज़्यादा, तो शायद उसमें निगलेक्ट होता है, पेशेंट्स डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और नेग्लिजेंस होता है। तो और तो कोई कारण नहीं है कि क्यों इसका लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि शायद इनका सोसाइटी में जो नंबर है वो कम है, तो उस वजह से मल्टीपल माइलोमा का लोगों को ज्ञान शायद कम है। इसका रिस्क फैक्टर कितना होता है सर, और क्या ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या लाइफस्टाइल डिजीज है? थोड़ा इसके बारे में भी अवेयर करें। राइट। तो जैसे हमने शायद पहले भी बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में बताया है कि मोस्टली कैंसर्स का रीज़न तो मालूम नहीं है। तो इसी तरह से मल्टीपल माइलोमा के बारे में भी कि क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन लोगों को होता है, तो शायद बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारे पास नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो उस एज ग्रुप के अंदर ख़ास तौर पे जिनके अंदर की रीनल इंसफिशेंसी हो या किडनी काम ना करती हो, खून ना बनता हो या बोन्स के अंदर होता हो, तो वो पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके अंदर की माइलोमा की प्रवृत्ति ज़्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न मल्टीपल माइलोमा का शायद किसी को पता नहीं है। अच्छा। लेकिन ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन प्लाज्मा सेल्स की हो रही है, उन प्लाज्मा सेल्स में जीन्स के अंदर एक एबरेशन आ रही है, एब्नॉर्मैलिटी आ रही है, जिसकी वजह से कि प्लाज्मा सेल्स डिवाइड करते हैं और फिर वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल के डैमेज करते हैं। तो एग्जैक्ट रीजन की वो जीन्स में क्यों खराबी आ रही है, कैसे खराबी आती है, वो शायद हमें पता नहीं है। लेकिन माइलोमा पता तो शायद
एक दिन लगता है, लेकिन वो एक स्लो बीमारी होने की वजह से, जैसे दूसरे कैंसर स्लो होते हैं, तो वो जो जीन्स के अंदर जो डिफेक्ट हैं वो पिछले 2, 4, 5, 10 साल से बन रहे होते हैं और फिर अल्टीमेटली एक ऐसी एक शेप ले लेते हैं कि प्लाज्मा सेल्स का नंबर 10 मिलियन या 100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है जब हमारे को माइलोमा के शरीर में लक्षण आते हैं। तो सर आप ये बताइए इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? बिल्कुल ठीक है, और क्या ऐसे साइन किसी की बॉडी में देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं किए जा सकते? एब्सोल्युटली। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो माइलोमा का इंसिडेंस बढ़ता है। तो हमारा जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन माइलोमा का होना चाहिए एल्डरली लोगों के अंदर, नंबर 1। तो अच्छा, माइलोमा के अंदर एक ओल्ड एज लोगों के ओल्ड एज के अंदर या जी। 60 प्लस, जी, तो हमारा एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्रैब, CRAB। क्रैब क्रैब, क्या है ये? हाँ। सो सी से बना कैल्शियम। अगर पेशेंट्स को बोन्स में दर्द हो रही है, आपको पीठ में खास तौर पे दर्द हो रही है या कूल्हे में दर्द हो रही है, और अगर अपना ब्लड टेस्ट कराएं उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा आए, तो ये एक चिन्ह हो सकता है, लक्षण हो सकता है कि उनको मल्टीपल माइलोमा हो। बोन पेन्स का होना एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, बॉडी में फटीग या बैक पेन ये सब की सिम्टम्स? फटीग एक अलग सिम्टम है और पेन अलग सिम्टम है, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा के जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बोन्स में होल कर देते हैं, बोन्स को खोखला कर देते हैं। अच्छा, और वो पेशेंट को यूजुअली अक्सर दर्द होना हड्डियों में, और बहुत सारे पेशेंट्स फ्रैक्चर लेके आते हैं आपका लॉन्ग बोन के अंदर, फीमर में या कमर की हड्डी में फ्रैक्चर होना, और उस वक्त फिर वो MRI होना, उनकी जांच होना, CT स्कैन होना और बायोप्सी होना, और ये उसमें पाया जाना कि प्लाज्मा सेल्स बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये एक कैल्शियम का इशू हुआ। दूसरा क्रैब्स, आर मीन्स रीनल, रीनल मीन्स किडनी। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनको कि एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन ये बनता है, जिसकी वजह से वो इम्यूनोग्लोबुलिन पेशेंट की किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो किडनी की जो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जो कि नॉर्मल एक बॉडी में होती है, उसको वो डिसरप्ट कर देते हैं। तो जब वो प्रोसेस डिसरप्ट हो जाती है तो उन पेशेंट्स की किडनी फेलियर, सो बहुत ज्यादा पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा के, ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा के किडनी फेलियर से आते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स या तो ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाएंगे हड्डी की दर्द लेके, या रीनल फेलियर होगा तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो उन दोनों स्ट्रीम ऑफ डॉक्टर्स को ये डिजीज का ज्ञान होना चाहिए कि वहां पे वो पकड़े जाते हैं। तो जब उनकी किडनी का टेस्ट होता है तो उसके अंदर उनकी जब किडनी काम नहीं कर रही होती है, तो एक अगेन 60 इयर्स प्लस, 50 इयर्स प्लस, 70 इयर्स में माइलोमा का सस्पिशन हो जाना चाहिए और उसके अनुरूप टेस्ट कराने चाहिए। ए, क्रैब के अंदर ए आ गया। सो ए के अंदर आ गया अनीमिया। तो आपका जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो प्लाज्मा सेल्स है वो बोन मैरो में होते हैं, और बोन मैरो से हमारा खून बनता है। खून में आरबीसीज बनते हैं, WBCs बनते हैं और प्लेटलेट्स बनते हैं। तो जब बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स बनने शुरू हो गए तो बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है बोन की, बोन मैरो की, वो घट जाएगी। उससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, घट जाएगा। हीमोग्लोबिन घटने से आदमी को सुस्ती होगी, फटीग होगी, उसका खाने पीने को दिल नहीं करेगा, आपका वो इंसान जो है वो बेड पे लेट जाएगा अनीमिया की वजह से। दूसरा आपका WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो जब कम होते हैं तो आपकी इंफेक्शन फाइटिंग कैपेबिलिटी वो घट जाती है, आपकी इम्यूनिटी घट जाती है, तो आपको ज्यादा इंफेक्शंस होनी, निमोनिया होना, वायरल फीवर होना, यूरिनरी इंफेक्शन होना, डायरिया होना। तो बार बार अगर ये हो रहा है तो आपको माइलोमा का एक शक होना चाहिए। और बी से बेसिकली बोन्स होता है। तो ये 4 लक्षण, कैल्शियम क्रैब जो आपने बताया, कैल्शियम का बढ़ना, किडनी पे इफेक्ट आना, अनीमिया होना, बोन्स में पेन होना, अगर ये 4 लक्षण आ रहे हैं तो आपको एल्डरली एज ग्रुप के अंदर, तो वो ये पेशेंट्स अनीमिया के साथ जनरल फिजिशियंस के पास भी जा सकते हैं, इन्फेक्शंस के साथ अगेन जनरल फिजिशियंस के पास जा सकते हैं, लंग का इन्फेक्शन हो रहा है तो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स और किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये 4-5 ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जिनके अंदर की अगर ये पेशेंट्स ये सिम्टम लेके जाएं तो उनको माइलोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पिशन होना चाहिए, और उसके बाद उनकी जांच होके डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहिए। जी सर, ये बताइए आपकी माइलोमा के सबसे सेंसिटिव
टेस्ट कौन से हैं? राइट, तो माइलोमा को पकड़ने के लिए जी 5-6 टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो माइलोमा सेल्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। तो अगर मैं Immunoglobulin हाँ बनाते हैं। उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट का नाम है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसमें एक नॉर्मल लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं जो कि हमारे पास एक ग्राफ आता है जिसमें हमें पता लग जाता है। तो जिन पेशेंट्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाएगी और वो सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे कॉमन जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आईजीजी है, उसके बाद आईजीए है, आईजीएम है। तो ये टेक्निकल बात है। नंबर 1, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसकी चेन्स होती हैं, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स। तो जैसे मैंने बताया कि वो किडनी में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो अगर मैं यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करूं तो वही लाइट चेन्स भी हमको यूरिन में टेस्ट हो जाती हैं। 100 में से 25 लोगों के अंदर यूरिन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉजिटिव आ जाएंगी, 25 से 50%। और 75% लोगों में सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन चेन आ जाएगी जिससे कि माइलोमा का डायग्नोसिस बन जाएगा। तीसरा जो टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक बोन मैरो टेस्ट होता है। वो एक सिंपल 2 या 3 मिनट का टेस्ट होता है, ओपीडी में भी कर सकते हैं। पीठ से नीडल लगा के टेस्ट करते हैं, कोई उसके अंदर चाकू नहीं लगाते, कोई टाके नहीं लगाते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स की जो संख्या है वो 10% से ज्यादा आए तो वो माइलोमा की तरफ इंडिकेट करती है। आपने बात करी कि और क्या टेस्ट हो सकते हैं, तो जो एक टेस्ट है सीरम इम्यूनोफिक्सेशन, ये सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि वो कौन सी चेन है और वो है कि नहीं है, बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई जी। फाइनली जो एक टेस्ट और है जिसको कि हम बोलते हैं सीरम फ्री लाइट चेन एसे, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर लाइट चेन्स होते हैं तो उसमें कापा लैम्डा नाम की चेन्स होती है, उनकी एक रेशो होती है। तो ये सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि हम ब्लड लें और 2 या 4 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर उसकी कापा लैम्डा चेन की रेशो डिस्टर्ब्ड है तो वो हमें मल्टीपल माइलोमा की तरफ फेवर करती है या पॉइंट आउट करती है। तो बाकी जो टेस्ट हैं जैसे हड्डियों में है तो आप एक पेट सीटी स्कैन भी करते हैं या एमआरआई कर सकते हैं हड्डियों की देखने के लिए कि होल्स दिखते हैं, एक्सरेज के अंदर होल्स दिखते हैं जिसको पंच्ड आउट लीजन्स बोलते हैं। तो ये बड़े सेंसिटिव टेस्ट हैं जिनसे कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है कि नहीं है। बेसिक टेस्ट जैसे कि अनीमिया के लिए हमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, ये सब टेस्ट हमें करने रहते हैं जिससे कि हमें स्टेजिंग करनी होती है पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा की। अर्ली स्टेजेस के अंदर पेशेंट्स को शायद खून ही कम होता है या हड्डियों पे इफेक्ट होती है, जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है तो उनको किडनी पे भी इफेक्ट आ जाता है और उनको इन्फेक्शंस हो जाती हैं और पेशेंट्स फिर बेड पे लेट जाते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो होती है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग अपने पेशेंट्स में जज करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि उनको माइलोमा है कि नहीं है और उसकी स्टेज क्या है। 3 स्टेजेस होती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बोन मैरो में जो हम आजकल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिश टेस्ट, जिसमें फिश टेस्ट इसमें हम लोग उनके जीन्स को देखते हैं कि कौन से से जुड़ा हुआ टेस्ट है क्या कोई, कौन से जीन्स नहीं, वो वाला फिश नहीं है, उसको फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, वो टेक्निकल वर्ड है। तो उसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन से जीन्स या कौन से क्रोमोसोम्स में डिस्टर्बेंस आई जिसकी वजह से कि प्लाज्मा सेल्स ने डिवाइड करना शुरू किया। वो तरह तरह के होते हैं, कुछ बेटर होते हैं जिन टर्म्स ऑफ प्रोग्नोसिस, कुछ खराब होते हैं जिनकी वजह से अगर हम वो आइडेंटिफाई करें तो हमारा ट्रीटमेंट भी डिफाइन होता है जी। तो ये बहुत सारी साइंस के अंदर तरक्की हो रही है देखने के लिए कि क्या डायग्नोसिस है, किस स्टेज पे है और उसकी जो अंडरलाइंग जीन डिस्टर्बेंस है वो क्या है, ताकि हम उसके इलाज को और अच्छा कर सकें और अकॉर्डिंग टू द फिश टेस्ट हम अपने इलाज को टाइट्रेट भी करते हैं जी। तो ये माइलोमा का डायग्नोसिस इतना लेट क्यों होता है और क्या हम इसे अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? देखिए वो शायद उतना इजी नहीं है, वो एक डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले गए जिसने कि किडनी इनसफिशिएंसी को पकड़ लिया, जिसने कि अनीमिया में आपने ईएसआर हाई आ गया तो उसके अंदर सस्पेक्ट कर लिया। क्योंकि माइलोमा आपको ये बड़ा क्लियरली समझना है कि बहुत धीमा कैंसर है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, सर पिछले 1 साल से कमर में दर्द हो रहा था, पिछले 1 साल से मेरा खून कम हो रहा था, पिछले 1 साल से हमको बार बार इन्फेक्शन हो रही थी, हमको किसी ने सस्पेक्ट ही नहीं किया।
तो जब तक कि वो डॉक्टर को माइलोमा के बारे में एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज रिक्वायर्ड, और एल्डरली होते हैं, शायद उतनी फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, लेट डॉक्टर्स के पास जाना वो भी एक कारण है। तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन चाहिए इन लक्षण के साथ, ताकि एक सिंपल टेस्ट है ब्लड का, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना या फ्री लाइट चेन ऐसे करना, तो ब्लड के जरिए हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर हमारे को कंफर्मेशन चाहिए तो बोन मैरो टेस्ट होती है। तो सर इसमें माइलोमा के ट्रीटमेंट में क्या कुछ नई एडवांसमेंट्स आई हैं जो कि इन पेशेंट्स को एक होप दे सकें? बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जब 25 साल पहले 30 साल पहले हम लोगों ने माइलोमा को पकड़ा था ट्रीटमेंट करने के लिए जी। तब हम सब पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देते थे। अच्छा। और वो इतनी खराब दवाइयां होती थी, केवल कीमोथेरेपी? हाँ, केवल कीमो से ही शुरू किया जाता था इलाज। अच्छा। उनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे पेशेंट्स को, बाल उड़ना, उल्टी लगना, और अस्पताल में इन्फेक्शंस लेके इम्यून कॉम्प्रोमाइज होना और उसकी वजह से बीमार रहना। लेकिन पिछले 20 वर्षों में 3 या 4 या 5 किस्म की ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन उन दवाओं का दिया जाए तो 100 में से 98-99 लोगों की बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। अच्छा। तो वो 3-4 दवाइयां क्या हैं? सबसे पहले जो एक दवाई अभी भी यूज कर रहे हैं, जो कीमो के साथ यूज करते थे, वो स्टीरॉइड्स थे, जिसमें कि डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन नामक दवाई है। तो 100 में से 40-50% काम तो वही दवाई करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी दवाई आई उसका नाम था प्रोटियोसोम इनहिबिटर। उस ग्रुप में पहली दवाई थी बोर्टेजिमिब। अब उसके अंदर एक और दवाई आ गई है कार्फिल्जोमिब, जो कि इंडिया में मिलती है। 2 दवाइयां और हैं जो इंडिया में नहीं मिलती हैं, लेकिन बोर्टेजिमिब ने मल्टीपल माइलोमा की बीमारी के इलाज को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आप ओपीडी में पेशेंट को बुलाइए, इंजेक्शन लगाइए वंस अ वीक, महीने में 4 और 5 महीने इंजेक्शन लगाइए, 20 इंजेक्शन, 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे हैं, 90 लोग ठीक हो रहे हैं। तीसरी दवाइयों का ग्रुप है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स। उसमें भी 3 दवाइयां आ गई हैं। सबसे पहले थेरेलोमाइड आई थी, फिर लेनालिडामाइड आई, अब पोमोलिडामाइड आई। तो ये 3 दवाइयां हो गई, 3 ग्रुप्स हो गए, माने स्टीरॉइड्स, डेक्सामेथासोन, बोर्टेजिमिब, प्रोटियोसोम इनहिबिटर और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग। इन 3 दवाइयों को मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम लोग एक साथ देते हैं लगभग 4-5 महीने के लिए। और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो पेशेंट 6 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आता है, 2 महीने के अंदर उसका हीमोग्लोबिन 10, 11, 12 हो जाता है। जो पेशेंट बेड पे लेट के आ रहा है कमर की दर्द की वजह से, 1.5 महीने में वो चलना शुरू करता है, 2, 3, 4 महीने में वो अपने नॉर्मल काम पे जा रहा है। मतलब रिकवरी बहुत फास्टर हो रही है इससे। बहुत, 2-3 महीने के अंदर 70 से 80% लोगों में, जिन पेशेंट्स की किडनी खराब है जी, किडनी भी नॉर्मल हो रही है, किडनी नॉर्मल हो रही है, उनका क्रिएटिनिन जिनका कि 5 है, 4 है, 6 है, वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाए 100 में से 70-80% में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरक्की हुई है पिछले 15 से 20 वर्षों में मल्टीपल माइलोमा के इलाज में। और ये दवाइयां ओपीडी बेसिस पे देते हैं, हफ्ते के हफ्ते इंजेक्शन लगता है, बाकी दोनों दवाइयां खाने के रूप में है। तो बहुत इजी हो गया, सस्ता इलाज हो गया, 20,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बहुत महंगा इलाज नहीं रहा। अब एक चौथी दवाई जो नई पद्धति आई है, ये मल्टीपल माइलोमा के जो सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, इनके ऊपर एक एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं CD38। तो उसकी एक एंटीबॉडी बन गई, वो अभी महंगी है, वो भी हम अपने पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। वो लगभग 1-1.5 लाख रुपए का हर हफ्ते का इंजेक्शन है। तो अगर 4 दवाइयों का मिश्रण बना के दिया जाए तो वो आज की डेट में बेस्ट समझा जा रहा है शुरुआती दौर में मोस्ट पेशेंट्स के लिए, जिससे कि आप ये समझो कि 99% ऑफ द पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं और वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं 2-3 महीना इलाज होने के बाद। समस्या एक और है। समस्या क्या है? समस्या क्या है वो बताइए। समस्या ये है दुनिया में कि माइलोमा अभी तक उसको हम जड़ से नहीं निकाल पा रहे हैं, माने उसको हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन पेशेंट्स का इलाज शुरू हो रहा है तो उनको दवाओं पे साल दर साल 2, 3, 4, 5 साल तक डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स रहना पड़ता है। और समस्या ये है, मैंने बोला कि आप उसकी क्योर नहीं कर पा रहे हो, उसको जड़ से निकाल नहीं पा रहे हो,
तो अमूमन पेशेंट्स का बीमारी कुछ वर्षों के बाद मोस्टली रिलैप्स होता है। जी तो ये एक सर, समस्या बनी हुई है। यही इसी से जुड़ा मेरा क्वेश्चन था कि ये पेशेंट को ये इनक्योरेबल वर्ड सुन के बड़ा डर लगता है, तो जी क्या ये क्रोनिक डिजीज है जो कभी नहीं ठीक हो सकती किसी रूप में? करेक्ट। तो अब एक तो मैंने बोला कि मेरा इलाज पहले कीमो होता था, वो कीमो हमने बंद कर दी। इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं 2-3-4 महीने के बाद। नंबर 1, आप उदाहरण लें शुगर का। अगर आपके किसी दोस्त को, रिलेटिव को शुगर है, तो क्या आप उसको क्योर कर सकते हो? उसको जिंदगी भर दवाई खानी है उसकी। बिल्कुल अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या आप उसकी जड़ निकाल सकते हो? उसको दवाई खानी है, जिंदगी भर खानी है। अगर किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसको भी जिंदगी भर हार्ट की दवाई खानी है। तो माइलोमा उसी ग्रुप में एक बीमारी बन गई है कि अच्छा। आप एक नॉर्मल लाइफ स्पैन भी लीड कर पा रहे हो सिंपल ट्रीटमेंट के साथ, जिसमें कि कीमोथेरेपी का हमने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी दवाइयां जो 4 पद्धतियां हैं, ये सारी टारगेटेड दवाइयों की ग्रुप में आ गई। अच्छा। प्रोटियोसोम इनहिबिटर, डेक्सामेथासोन, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग और एंटी CD38 एंटीबॉडी। मतलब इन दवाइयों का यूज करके वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं? नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसमें एक कैच और है। वो सवाल आता है कि क्या हम इन 3-4 दवाइयों के इस्तेमाल के अलावा भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनकी बीमारी दब जाए। हम बेसिकली बीमारी को दबाने की अंडरग्राउंड भेजना चाह रहे हैं, ताकि लेट रिलैप्स हो। जितना हम दवाई से उसको मार देंगे, उतना ही जिंदगी उसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी पद्धति आई जिसमें कि हम हाई डोज कीमोथेरेपी। यही मैं पूछने जा रहा था कि माइलोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? ये क्या है? सो बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट हाई डोज कीमोथेरेपी होती है, जिसमें कि हम माइलोमा सेल्स को मारने के लिए तेज कीमोथेरेपी देते हैं, और वो लगभग 2-3 सप्ताह का इलाज होता है। पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बहुत लोग डरते थे। माइलोमा में ट्रांसप्लांट जो होता है वो पेशेंट के खुद ही स्टेम सेल्स लेके होता है। शायद उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब इतना इजी हो गया है कि मोस्टली पेशेंट्स 10 से 15 दिन हमारे पास हॉस्पिटल में रहते हैं। 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है, और इतना इजी हो गया है कि 99% से भी ऊपर लोग 15 दिन के अंदर घर चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जो कि हाई डोज में होती है, एक ही दिन में दे दी जाती है। तो प्रोसेस जो है पिछले 5, 10, 20 वर्षों में बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। और पर्पस ये है कि वो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स कौन है, जितने भी यंग पेशेंट्स हैं, 60, 65, 70 साल से कम वाले, जिनको कि शायद शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट हैं, केवल माइलोमा के ही मरीज हैं, उनकी हम बीमारी को बहुत अच्छे से दबाना चाहेंगे। तो मोस्टली क्या करते हैं कि पहले तो हम वो 3 या 4 दवाइयों का मिश्रण देते हैं 4 महीने, जिससे कि उनकी एम स्पाइक और दूसरी जो बोन मैरो के जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो कमती हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, और फिर उनको मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं 2-3 साल के लिए। तो फिश टेस्ट, जैसे मैंने बताया था, अगर आपका फिश टेस्ट में खराब वाले जीन आ रहे हैं तो उनको भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे। लेकिन मोस्टली जो यंग पेशेंट्स हैं, फिट पेशेंट्स हैं, 60 साल या 65 साल से कम है, सबको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंड करते हैं, ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से 3-4 साल का गेन मिलता है। मान लीजिए कि वो 3 या 4 दवाइयों से उस इंसान को 4 साल चलना है, ठीक, ट्रांसप्लांट कर दूंगा तो 4-5 साल और ऐड हो जाएंगे, उसकी जिंदगी बढ़ गई उसमें। और फिर जब रिलैप्स होता है तो फिर हम उसको और दोबारा से वही दवाएं दे सकते हैं, बदल के दवाएं दे सकते हैं। तो एक सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रीटमेंट चल रही है आजकल, और भी बहुत नई नई दवाइयां आ रही हैं, जिसके अंदर की इम्यूनोथेरेपी नामक दवाइयां आ रही हैं। जी, इम्यूनोथेरेपी और CAR-T ट्रीटमेंट हाँ, जो है, एब्सोल्युटली, ये बहुत अपने CAR T सेल की आपने जो बात करी जी, तो उससे पहले तो हाँ, ये मतलब किस तरह से इन पेशेंट्स के लिए एक अच्छा होप बन सकता है? जी जी बिल्कुल। तो अब बेसिकली जो इम्यूनोथेरेपी वाली बात है, वो तो एक सिंपल दवाई है जो कि अभी बहुत कॉस्टली है। 7, 8, 10 लाख रुपए महीने की या 2 महीने की दवाइयाँ आती हैं। सिंपल इंजेक्शन है जो कि हम स्किन के नीचे लगाते हैं, और मोस्टली टॉलरेट करते हैं पेशेंट्स। और ये दवाइयाँ अभी 6 महीने साल से इंडिया में आई हैं। जैसे उसका नाम है टेक्लिस्टामैब। तो वो बेसिकली आपकी जो CD38 पॉजिटिव सेल्स हैं, उनको वो
इम्यूनोथेरेपी बूस्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जहां तक कि कार टी सेल की बात है, वो इंडिया में अभी माइलोमा के लिए आनी शुरू हुई है। उसका प्रोसेस भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कॉस्टली है। वो 50 लाख 30 लाख इस रेंज में उसका ट्रीटमेंट जाता है। 50 लाख 30 लाख जी हाँ, उस रेंज के अंदर ट्रीटमेंट जा रहा है वो आज की डेट के अंदर। जी। उसमें बेसिकली जो पेशेंट को माइलोमा है उसका हम ब्लड निकालते हैं 200 ग्राम के करीब, और उसके अंदर से हम उनके लिम्फोसाइट्स या इम्यून सेल्स को निकाल के उसके अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि वो इम्यून सेल्स हम वापस देंगे मरीज को वही वाले, और वो उनके CD38 पॉजिटिव सेल्स को आइडेंटिफाई करके मारेंगे। तो इससे भी 70-80% पेशेंट्स में माइलोमा कंट्रोल हो जाता है लंबे अरसे के लिए। तो इसी ग्रुप में बहुत सारी नई दवाइयां आ रही हैं जिनको हम बाइट बोलते हैं, और डिफरेंट एंटीजेंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स पे होते हैं। एक G5PR एंटीजन है, वो भी एक बहुत ही पहचाना जा रहा है कि बहुत अच्छा एंटीजन है जो कि कार टी सेल में या दवाइयों में इस्तेमाल हो। तो माइलोमा के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, और अगले 5 वर्षों में आप ये समझो कि शायद माइलोमा से पेशेंट्स की जो मृत्यु होती थी उसकी दर और भी कम हो जाएगी। अच्छा। 98-99% लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 4-5 साल में रिलैप्स करते हैं। तो वो रिलैप्स की जो संख्या है घटनी शुरू हो जाएगी, और अगर रिलैप्स हो भी रहे हैं तो इतनी दवाइयां आ जाएंगी तो जीवन उनका चलता रहेगा। जी। तो जैसे ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होता है, ठीक है ना, और ये बहुत इमोशनली ड्रेनिंग होता है लोगों के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप उनकी फैमिलीज़ को और उन पेशेंट्स को क्या एक मैसेज दे पाएंगे जिससे वो लोग उस चीज़ से बाहर निकल सकें और थोड़ा समझ सकें? तो देखिए, माइलोमा तो हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि पेशेंट को, फैमिली को कन्विंस करना और ये कहना कि तुम ठीक हो जाओगे, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज रहती है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने जैसे बताया कि 1-2 महीने में वो पेशेंट जो कि बेड रिडन था, जिसको कि खून चढ़ रहा था, जिसको इन्फेक्शन हो रही थी, वो ऑफिस जा रहा है। तो वही होप उसको हम पहले दिन देते हैं, और वो एक्चुअली रियलिटी में ट्रांसलेट होती है, जिससे कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस, पेशेंट का विश्वास दवाइयों के प्रति, डॉक्टर के प्रति 1-1.5 महीने के अंदर ही बढ़ जाता है। लेकिन यस, अब इसके अंदर और भी चीजें रहती हैं। जैसे हमने बोला कि बोन्स पे असर आने से फ्रैक्चर होने का डर होता है, तो फैमिली को और पेशेंट को ये एडवाइस देती है, तो आप कुछ भी करना, गिरना नहीं। अगर आपको झटका लग गया हड्डी को, या बाथरूम में या किचन में कहीं गिर गए, तो हड्डी क्रैक हो सकती है, क्योंकि हड्डियों में छेद हो जाते हैं, और फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स से जाके उनका नेलिंग कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हड्डी के इंजेक्शन भी देते हैं हर महीने, जिससे कि उनकी हड्डी ना टूटे। सिमिलरली उनको इन्फेक्शन होने का डर होता है, क्योंकि माइलोमा में इम्यूनिटी कम होती है जैसे मैंने बताया, तो उनको कुछ हम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स भी देते हैं, और उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आप एक लंबे समय तक के लिए आप डॉक्टर से जुड़ेंगे, अस्पताल से जुड़ेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे। आजकल हम लोग हर साल पिछले 20 वर्षों से गंगाराम में एनुअल कैंप करते हैं मल्टीपल माइलोमा के मरीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कि आप आएं, अपने विचार व्यक्त करें, डॉक्टर से अपनी इमोशंस के बारे में, अपने डर के बारे में जो उनके साइकोलॉजी में है वो शेयर करें, जिससे कि आपको बीमारी का डर निकले। तो ये सब प्रयास हमारे रहते हैं, जिसमें कि हम लोग मरीजों को बूस्ट करते हैं, फैमिली को बूस्ट करते हैं। और माइलोमा से तो डरने की बात है नहीं ना, क्योंकि आप समझो कि 95% से भी ऊपर लोग जब ठीक हो रहे हैं और एक लंबा जीवन जी रहे हैं, तो ये बहुत साइंस की बड़ी तरक्की है। जी जी। तो जैसे डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, इन सब का कितना रोल होता है इसमें ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट? हाँ, तो बेसिकली ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फिटनेस रहनी चाहिए, उतनी ही एक्सरसाइज करनी है, आपको बोन में दर्द नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा वेट लिफ्टिंग कुछ करना शुरू करो, भाग दौड़ करना शुरू करो, क्योंकि हड्डियां कमजोर हैं, खास तौर पे शुरू के 6 महीने, साल के अंदर, तो जोर पड़ेगा हड्डी पे तो हड्डी टूट सकती है। तो आपको ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर से एडवाइस लेनी है कि कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वॉकिंग इज वेरी गुड एज लॉन्ग एज देयर इज नो पेन। पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको चलने में पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी हड्डी में वहां पे एक विकार है, जो कि आपकी रब कर रही है हड्डी, जहां पे की क्रैक है वो पेन करता है। तो पेन नहीं होना चाहिए, वेट गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं तो उनका वेट भी गेन होता है।
वेट गेन होने से फिर वो आपकी हड्डियों पे जोर पड़ता है। बाकी डाइट की जो बात है वो आपको इतना बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए कि आप जो नॉर्मल हैं, ऐसा हड्डियों के लिए आपको कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है। इन लोगों को क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर होता है तो वैक्सीनेशंस भी हम लोग एडवाइस करते हैं, इन्फ्लुएंजा की और दूसरी हर्पीज वगैरह की जो इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, आप जी। एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करें। मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, मेंटल हेल्थ जुड़ी हुई है शरीर के कष्ट से। अगर आपका शरीर का कष्ट कम हो जाएगा तो माइंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप, आजकल सारा समाज, सारी दुनिया गूगल से, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सब पढ़ते हैं और सब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि माइलोमा के मरीज जो हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल चल रहे हैं और अब नई इजाद आने से और लंबा चल रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप खुद भी देखते हैं कि मैं पहले बिल्कुल बीमार था, हीमोग्लोबिन कम था, मुझे दर्द हो रही थी, मुझे लेजीनेस हो रही थी, अब तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो फिर मैं मरीज की तरह क्यों फील करूँ? तो अपना नॉर्मल काम करते हैं। किसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री चला रहा है, कोई टीचर है तो अपना काम पे जा रहा है, अपना अकाउंटेंट है। तो मेरे पास माइलोमा के प्रतिदिन एक हफ्ते में 30 मरीज आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो पिछले 10, 15, 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो नंबर ऐड होता जा रहा है। तो माइलोमा के अंदर क्योंकि पेशेंट्स की मृत्यु दर घटने से मरीज जुड़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये समाज के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि माइलोमा एक कंट्रोलेबल डिजीज है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता लंबा जिया जा सकता है इसके साथ। एब्सोल्युटली, 10-20 साल। तो सर आपका इसमें क्या ओपिनियन है, अगले 5-10 सालों में आप माइलोमा ट्रीटमेंट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया में? नहीं, बिल्कुल। अभी फ्यूचर की जहां तक बात है तो 1-2 नए टेस्ट आ गए हैं या आ रहे हैं जिनको हम बोलते हैं मिनिमल रेजिडुअल डिजीज डिटेक्शन। उसका क्या मतलब है कि हमने एक माइलोमा का इलाज किया और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि उसके शरीर में कितनी बीमारी रह गई। हम बीमारी को दबा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2 टेस्ट, एक तो बोन मैरो टेस्ट जिसके अंदर कि हम लोग मल्टी पैरामेट्रिक फ्लो साइटोमेट्री करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उसकी बीमारी का लेवल कितना बॉडी में घट गया, नंबर 1। नंबर 2, एक टेस्ट है एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसको बोलते हैं कि एएसओ प्राइमर के साथ, अलील स्पेसिफिक ओलिगोमर प्राइमर। तो ये 2 टेस्ट करने से जिस पेशेंट की बीमारी बहुत कम हो गई, तो मेरे को ये उम्मीद है कि अगले 5 साल में 3-4-5 साल के इलाज के बाद हम इलाज बंद करना शुरू कर देंगे, नंबर 1। अच्छा जी। अगर आपने बीमारी को इतना दबा दिया, उन टेस्ट के जरिए पकड़े गए, नंबर 1। नंबर 2, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हम आजकल रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हम आज सबका कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, मरीज कराते नहीं है क्योंकि वो डरते हैं। तो हम, अगर उसका मिनिमल रेजिडुअल डिजीज नहीं है तो मैं उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहूंगा। तो ये 2 चीजें, जो 2 टेस्ट हैं जिनकी की उपलब्धि होगी, हो रही है, तो हम दवाइयों को बंद कर सकते हैं एक पीरियड के बाद, 3-4 साल के बाद, नंबर 1, कॉन्फिडेंटली कि यह इसकी बीमारी वापस नहीं आएगी। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो नई नई दवाइयां जो कार टी सेल या इम्यूनोथेरेपी आ रही हैं, तो वो अभी हम इनिशियल स्टेजेस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो शुरुआती दौर में इस्तेमाल होने से बीमारी को और गहराई से मार पाएंगी, जिससे कि पेशेंट्स को हम लोग रिलैप्स रेट या रिलैप्स का जो ड्यूरेशन है उसको हम प्रोलॉन्ग कर देंगे जी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मेरे को लगता है कि अगले 4-5 सालों में होने वाली हैं, जिससे कि बीमारी का कंट्रोल बहुत अच्छा अचीव होगा और मेरी एबिलिटी, साइंस की एबिलिटी टू डिटेक्ट मिनिमल रेजिडुअल डिजीज बढ़ जाएगी। एक सर ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपने माइलोमा कैंसर के बारे में सबसे ज्यादा सुना हो? देखिए, कैंसर में सबसे ज्यादा ये है कि मेरे को हो गया तो मैंने बचना नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पे जो पेशेंट डर से पहले मर गया इंसान, हड्डी के दर्द के साथ आ रहा है, बिस्तरे पे लेट के आ रहा है, उसको उम्मीद ही नहीं होती है कि मैं 1.5 महीने में चल सकूंगा जी। उसको विश्वास दिलाना इस बात का कि भाई तुम सिंपल इलाज से 10-20 हजार रुपए के इलाज महीने से और 3 महीने में, 2.5 महीने में तुम चलते हो जाओगे, वो विश्वास दिलाना जो है वो एक डॉक्टर की ड्यूटी है। और वो उसको कैसे कन्विंस करता है, वो कन्विंस तो तभी होता है जब उसके शरीर में दवाई जाती है और उसको लक्षण नजर आते हैं, यार मुझे कल इतनी दर्द थी,
कल 100 लेवल की दर थी, आज 90 रह गई, अगले हफ्ते 80 रह गई। मेरा खून जो 5 ग्राम था वो 3 हफ्ते में 8 हो गया, 6 हफ्ते में 11 हो गया। तो वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक उसको विश्वास नहीं आएगा। लेकिन जो हम अपना एक्सपीरियंस है वो मरीजों के साथ शेयर करते हैं, उनको भी समझ में आती है और वो इलाज कराते हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को, इस माइलोमा ट्रीटमेंट से जुड़े हुए, इस कैंसर के बारे में जुड़े हुए, जी, जो उनको बिल्कुल। एक नई उम्मीद दे सके? हाँ, बिल्कुल। तो माइलोमा अगर किसी को डायग्नोज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आज की तारीख में उन कैंसर्स में है जिनका कि इलाज पॉजिटिव रूप से संभव है और पेशेंट्स जो है 98-99% 5, 10, 15, 20 साल तक चलने वाले हैं। तो डरने की बात नहीं है, क्रॉनिक डिजीज की तरह उसको हैंडल करें और डॉक्टर जैसे कह रहे हैं उससे उसको फॉलो करें, हड्डियों का ध्यान रखें, इन्फेक्शंस का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज दे करके कि जिससे वो Thank you. अपने इस बीमारी से लड़ने की उनको एक बहुत ज़्यादा क्षमता मिल रही है। तो जैसा कि आप हर बार आखिरी में एक उनके लिए जी ऐसा गाना गुनगुनाते हैं जिससे वो उस उम्मीद को कायम रख पाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके लंबी। तो एक चलिए। गाना आप फिर से। कोशिश करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं